हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता होगा। और इसमें अगर एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो बहुत टाइप के क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। ठीक है। और ये मैथ से भी काफ़ी आसान सा सब्जेक्ट रहता है, और इसमें मैथ की तुलना में क्वेश्चंस को एक्यूरेट कर पाना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है। तो ये जो आपकी मैथ की रीजनिंग की, जीएस की और साइंस की जो मैराथन चल रही हैं, उसमें आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो है रीजनिंग की। बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये थे कि भाई इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो हमने आज की क्लास में क्या करवा दिया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको दिख रहा होगा कि ये आरआरबी के पूछे गए हैं। और ये देखो, चौथे महीने के 2025 के पूछे हुए क्वेश्चन है। ये 2025 का जो पेपर हुआ है 26 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ये आरआरबी 2025 था, लेकिन उसका जो पेपर हुआ है वो 2026 को हुआ है। ये 2026 है यहाँ पर। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है अलग अलग पैरामेडिकल एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे लैब असिस्टेंट ग्रेड का है। ठीक है। ये फार्मासिस्ट के पेपर है, पेपर में पूछा गया। ये डायलिसिस के पेपर में पूछा गया। तो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने ले लिए। जैसा कि आपको पता होगा, आरआरबी के पैरामेडिकल के एग्जाम्स में आपका मैथ 5 नंबर का है, रीजनिंग 5 नंबर की है। ठीक है। तो हर एक पेपर से 5 5 क्वेश्चन ही आपके पूछे गए हैं। तो अगर 10 नंबर का मैथ रीजनिंग हो रहा है तो उसमें 5 मैथ के होंगे और 5 रीजनिंग के होंगे। ठीक है। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही थी उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आज आपकी जो है रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये भी ऐड हो जाएगा। ये क्लास नंबर आपकी 3 होने वाली है। ठीक है। तो ये कंप्लीट क्लास आपको सीरियल से जरूर करना है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही आपका पेपर आने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो एमसीआरई में भी बैठने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट, वो सारे के सारे जो है यहाँ पर अपना रिवीजन भी कर सकते हैं इन क्लासेस के साथ साथ में। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है और टी आर की माता है, तो डी का टी से क्या संबंध होगा। ये क्वेश्चन कर लेना। करने का फायदा ये मिलेगा, डायरेक्टली डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठाकर एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। हालांकि आरआरबी में एज इट इज डेटा के साथ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अदर एग्जाम्स में एज इट इज डेटा के साथ में आ जाएगा। एम डी की बहन है, तो यहाँ पर एम जो है वो डी की बहन है। मतलब एम जो है वो बहन है, डी का पता नहीं। डी यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, डी यहाँ पर लड़की भी हो सकती है। तो डी के बारे में नहीं पता, उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। और ये डी की जो सिस्टर है, मतलब इसी लाइन में लाना है। भाई बहन जो भी होंगे वो सारे के सारे एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है। फादर अगर आपको लिखना है तो इसके जस्ट ऊपर एक लाइन बनानी है। ठीक है। अगर आपको इनके भी फादर लिखने हैं तो उनको फिर से आप एक ऊपर लाइन में लेके जाओगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई भी बच्चा है, तो यहाँ पर अगले वाले स्टेप में, यानी उसके अगले वाले स्टेप में ऊपर माता पिता होंगे, चाचा चाची होंगे, मामा मामी होंगे। तो वो पूरा उनकी पीढ़ी हो गई। फिर दादा दादी नाना नानी वाली जो पीढ़ी है ये सबसे ऊपर रखी जाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये भी बनाना है। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, एम डी का भाई है, तो डी के बारे में हमें नहीं पता, डी लड़का है लड़की कोई बात नहीं, लेकिन एम सॉरी डी की बहन है। तो एम का हमें पता चल गया, एम जो है वो बहन है, एम जो है वो क्या है, सिस्टर है। एम का जो है मेल पता चल गया, सॉरी जेंडर पता चल गया कि ये फीमेल है। एम का जेंडर जो है वो पता चल गया कि ये फीमेल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसको हम सर्कल में कर देंगे। फीमेल के लिए हम सर्कल यूज करेंगे और मेल होगा तो उसके लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है। तो ये मेल को दिखाता है, ये मेल पर्सन है। अगर इसको किसी भी को अगर हम सर्कल में कर देंगे तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो अगर फ्लो चार्ट से इन क्वेश्चंस को करोगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये चीज हो गई। आगे बोल रहा है आर डी का भाई है। तो अब देखो डी का क्लियर हो गया। डी जो है, डी का भाई, आगे बोल रहे हैं आर डी का भाई है। तो जो डी का भाई कौन है, आर है। आर जो है वो भाई है, आर जो है वो क्या है, भाई है। लेकिन डी के बारे में अभी हमें नहीं पता कि डी क्या है, मेल है या फीमेल है, नहीं पता। यहाँ पर ये इन लोगों की सिस्टर भी हो सकती है, यहाँ पर ये ब्रदर भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो है जेंडर डिसाइड कर पाना इतने पॉइंट से तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ ये क्लियर हो गया कि डी का भाई यानी आर जो है वो क्या होगा, मेल होगा। तो इसको ट्रायंगल में रखेंगे। आगे बोल रहा है एफ एम का पिता है। अब जब पिता की बात कर रहा है तो ये अगली पीढ़ी की बात हो रही होगी, एक ऊपर स्टेप में आपको जाना पड़ेगा। एफ जो है वो किसका पिता है, एम का पिता, एम का पिता हो जाएगा। अब ये बात समझो, ये जो है इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये इस सॉरी ये जो है इसकी बहन है और ये इसका भाई है। इसका मतलब है ये तीनों जो है आपस में भाई बहन है। ये तीनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं। ये तो भाई है, ये बहन है, और यहाँ पर या तो भाई होगा या ये बहन होगी। मतलब तीनों ये जो है वो भाई बहन है। अब इनके पिता दे रखे हैं, कौन है, एम का पिता। एम का पिता जो है वो कौन है, एफ है। एम का जो पिता है वो कौन है, एफ। एफ जो है वो पिता है, एम का पिता एफ। मतलब इन तीनों के पिता जो है वो एफ हो जाएंगे। टी आर की माता है, टी जो है वो आर की माता है। आर की माता का मतलब है कि तीनों की जो है वो मदर कौन हो जाएंगी, टी। टी जो है वो मदर है, मदर।
तो मदर को किससे रखेंगे, गोले में रखेंगे, और इनको जो है वो ट्रायंगल में रखेंगे, क्योंकि ये मेल हैं तो ट्रायंगल में। अब फादर मदर हैं यानी कपल हैं तो बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं डी का टी से क्या संबंध है। अब बोल रहे हैं टी से संबंध, ठीक है, टी से यहां पर दे रखा है हाउ इज डी रिलेटेड टू टी। अब देखो टी से संबंध पूछ रहे हैं तो आपको एक एरो चलाना है, कहां से, टी से एरो चलाना है। बोल रहे हैं ना टी से संबंध, तो टी से एरो, एक एरो बनाना है, और एरो कहां से चलाना है, टी से एरो चलाना है। तो भाई टी से एक एरो चला देंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि उल्टा सीधा इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कहां से पूछ रहा है, टी से पूछ रहा है, तो टी से एरो चला दो किसकी तरफ, डी की तरफ। ये तो पूछ रहा है डी टी का क्या संबंध है, तो टी से एरो चला दो किसकी तरफ, डी की तरफ। अब बोलो ये डी क्या है, अब बोलो ये डी के बारे में बताना है। एरो चल गया, उसके बाद बोलो डी कौन है, टी के सापेक्ष ये डी कौन है। तो आप बोलोगे अभी इसका हमें जेंडर तो पता नहीं है, तो ये यहाँ पर अगर लड़का हुआ, ठीक है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल इसका जेंडर होगा तो ये सन होगा, क्योंकि हमने बताया ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो ये डॉटर भी हो सकता है, भाई ये डॉटर भी हो सकती है, और ये सन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर बात नहीं है। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चन ईसीजी टेक्नीशियन में पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, एमसीआरई वाले ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। ये लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड का है। इसमें इस तरीके का दे रखा होगा, P प्लस क्यू का अर्थ जो है P क्यू का पिता है, और P माइनस क्यू का जो अर्थ है वो क्या है, P क्यू की माता है। P इंटू क्यू का मतलब क्या है, P क्यू का भाई है। P भाग क्यू का अर्थ क्या है, P क्यू की बहन है। तो ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनसे मतलब बाद में है, पहले क्वेश्चन से मतलब रहेगा। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन से पढ़ना है, ऊपर जो दे रखा है उसको हम बाद में वन बाय वन जो है डील करेंगे। पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर बोल रहा है देन द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, इसमें बताना है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। क्लियर है, मतलब सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से बाद में हमें देखने हैं। सबसे पहले ऐसा जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा होगा उसमें से इतना पॉइंट आपको पकड़ लेना है। ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी यानी प्लस का साइन लगा हुआ है, तुरंत अब जो है इंस्ट्रक्शन पे चले जाओ, कहाँ देखो कहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। तो प्लस कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने कहा प्लस इसमें लिखा है, पहले वाले में प्लस लिखा हुआ है। तो P प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, P क्यू का पिता है, पहले नंबर पर P है तो यहाँ पर भी पहले पर P। अगर यहीं पर ये प्लस का बेसिक मतलब क्या होता है, देखो ऐसा समझो, प्लस का मतलब क्या है, जो पहले वाला होगा वो पिता होगा, जो बाद में लेटर लिखा होगा वो उसका सन होगा। ठीक है, P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू का पिता है। ऐसे यहाँ पर समझो A प्लस बी का मतलब है कि A जो है वो B का पिता है। A किसका पिता है, B का। A जो है वो फादर है, फादर है तो ट्रायंगल में आएगा। ठीक है, किसका, B का, तो इसको नीचे B को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फादर है तो उसके लिए आप उसकी पीढ़ी अलग है तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इंटू डी, बी इंटू डी। अब देखो गुड़ा देखो कहां पर दे रखा है। अब ये पहला वाला तो हो गया ना, अब आगे हम लोग गुड़ा की बात करते हैं। गुड़ा के आगे पीछे क्या है, बी और सी। तो गुड़ा पर चलो, सबसे पहले गुड़ा यहाँ पर दे रखा है बी इंटू सी। तो बी इंटू सी का जो है मतलब क्या है, ये देखो बी इंटू सी का क्या मतलब हो जाएगा, बी सी का भाई है। बी जो है वो किसका भाई है, सी का भाई है। तो सी के बारे में नहीं पता, लेकिन बी अगर भाई है तो इसका मतलब है ये मेल होगा, तो इसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे। अब सी यहाँ पर इसकी सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद सी और डी, सी और डी के बीच में भाग दे रखा है, सी और डी के बीच में भाग दे रखा है। एक एक आपको लेटर को पकड़ना है। देखो पहले प्लस को हमने देखा, ए प्लस बी से एक एक यहाँ पर जो है ग्राफ बनाया, फिर बी इंटू सी से हमने एक ग्राफ बनाया। अब जो है हम सी भाग डी से बनाएंगे, सी भाग डी। तो भाग देखो यहाँ पर दे रखा है, तो सी भाग डी का मतलब क्या हो जाएगा, सी डी की बहन है। सी जो है वो बहन है किसकी, डी की, तो डी आगे लिख देंगे। अब डी के बारे में नहीं पता हमें, देखो डी की बहन है तो डी की बहन सी हो जाएगी, तो ये बहन के लिए मतलब फीमेल हो गई, तो हम इसको सर्कल में बंद कर देंगे। लेकिन डी के बारे में नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। अब देखो पूछ क्या रहे हैं, पूछा जा रहा है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ठीक है, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ठीक है, टू डी यानी आपको जो एरो चलाना है वो कहां से चलाना है, डी से एरो चलाना है, किसकी तरफ, ए की तरफ। डी से जो है वो आपका एरो चलेगा कहां तक, ए की तरफ। ए की तरफ जो है वो एरो चलेगा, और जिधर आपका एरो रहता है इसी के बारे में बताना होता है कि ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है इसके रिस्पेक्ट में। तो आपने कहा ये जो है वो फादर है, ये कौन है, फादर, ये कौन है, फादर। ठीक है,
तो बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ये चीज ध्यान रखना कि कहाँ से पूछा गया है, बस एक एरो उधर से चला देना, जिधर एरो जो है वो इशारा करे, अब उन्हीं का जो है रिलेशन यहाँ पर आपको लिख देना होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप ये ब्लड एंड रिलेशन के जो छोटे से कॉन्सेप्ट थे वो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर गए होंगे। एमसीआरई वालों, आपके लिए बेस्ट ये क्वेश्चन रहने वाला है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका फंसेगा एग्जाम में। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। तो कुछ हमने आपको आइडिया दिया था स्लॉक्स का, ये देखो फार्मासिस्ट इंटीग्रेट आपका ये इसमें पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं यहाँ पर कि एग्जाम में नहीं आते हैं, पूछे नहीं जाते, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमने पहले क्या तरीका बताया था कि जब भी आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन आएगा तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर सबसे पहले कंक्लूजन पर जाना है। हमें यही चेक करना होता है कि कंक्लूजन सही है या गलत है, ये चेक करना होता है। सबसे पहले कंक्लूजन पर जाएंगे और पहले कंक्लूजन को पकड़ेंगे। कुछ नहीं करना, आपके पूरे क्वेश्चन में जो भी लिखा है समझ जाना ये स्लॉक्स का क्वेश्चन है, जहाँ स्टेटमेंट दे रखे होंगे, कंक्लूजन दे रखे होंगे। तो कुछ नहीं पढ़ना आपको, सीधा सबसे पहले कंक्लूजन पर जाना है। कंक्लूजन में सबसे पहला वाला एक पकड़ लेना है। तो एक कंक्लूजन हमने पकड़ा यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखो दो दो वर्ड लिखे होंगे, एक तो आपका क्या है स्पाइक और एक है आपका निप। अब स्पाइक और निप को ढूंढना है किसमें, स्टेटमेंट में ढूंढना है। स्टेटमेंट में आपको स्पाइक और निप ढूंढना है। तो देखो स्पाइक ये लिखा है, निप जो है आपका ये लिखा हुआ है, स्पाइक और निप ये हो गया। तो अब देखो इन दोनों को यहाँ पर मैच करना है, तो इस वजह से ये वाला जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ये दोनों मिलने चाहिए। भाई देखो स्पाइक और निप का हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है, स्पाइक और निप का रिलेशन लगाना है, तो पहले इन दोनों को यहाँ पर कॉमन होना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, उसके बाद इन दोनों में संबंध आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखो ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है और नीचे सेंटेंस निगेटिव है, तो आपने रूल पढ़ रखा होगा, अगर मैथमेटिक्स में भी रूल की बात करें, अगर प्लस गुणा माइनस करते हो तो हमेशा रिजल्ट माइनस ही आता है, प्लस गुणा माइनस करते हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस ही आता है। वैसा ही यहाँ पर भी समझ लो, ऊपर पॉजिटिव सेंटेंस है नीचे निगेटिव सेंटेंस है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हो और ये दोनों जुड़ेंगे तभी तभी तो निप और स्पाइक का रिलेशन बन पाएगा। अब दोनों जुड़ेंगे तो निगेटिव ही आपका निगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा, जबकि यहाँ पर जो हमें निकालना है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब है आंसर हमारा निगेटिव निगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ठीक है भाई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो यहाँ से फाइनल क्या बनना चाहिए, निगेटिव, बट यहाँ पर निगेटिव नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो गया। चलो पहला वाला तो कंक्लूजन गलत हो गया। अब जो है सेकंड की बात करते हैं। देखो सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड कंक्लूजन में क्या दे रखा है, ये तो गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन में देखो निप दे रखा है, निप और स्पाइक दे रखा है। निप और स्पाइक कहाँ पर है, तो आपने कहा निप और स्पाइक, फिर से वही चीज दे रखी है, फिर से वही चीज दे रखी है और फिर से ये आपका पॉजिटिव है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बात वही हो गई। भाई एक पॉजिटिव पूरा सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, अब इन दोनों सेंटेंस को ही जोड़ना है। अच्छा दोनों को जोड़ना क्यों है, क्योंकि निप और स्पाइक में संबंध बनाना है। निप निप जो है पहले सेंटेंस में है, स्पाइक दूसरे सेंटेंस में है, अब इन दोनों को दोनों सेंटेंस को मर्ज करना ही करना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है, मर्ज होकर जो भी निकलेगा उसमें निगेटिव सेंटेंस जरूर रहेगा, निगेटिव जो है सेंटेंस रहेगा, बट यहाँ पर फिर से पॉजिटिव दे रखा है। इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे गलत हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड, ना ही पहला कंक्लूजन फॉलो करता है और ना ही दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो दिस इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षरों में, मतलब ये आप देख पा रहे हो डायलिसिस टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था कि ऐसे ही चार ऑप्शंस दे रखे होंगे, अब चारों में से हमें ढूंढना रहेगा, इन चारों ऑप्शंस में से हमें क्या करना होगा कि ढूंढना होगा कौन सा एक डिफरेंट है। ठीक है, अब ना ही यहाँ पर कोई दशमलव दे रखा है, ना ही यहाँ पर जो है वो क्या नाम है रेशियो का कोई साइन दे रखा है, ठीक है, ना ही कामा करके चीजें लिखी गई हैं। तो तुरंत समझ जाना कि आपको इन्हीं लेटर्स के बीच में, इन्हीं लेटर्स के बीच में डिफरेंस देखना है। अगर यहाँ कॉमा करके दे रखा होता है या जो है वो रेशियो लगा कर दे रखा होता, तो पहला वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में तब रिलेशन देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको इन्हीं के बीच में जो है वो गैप देखना होगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब नंबरिंग करने की नीड नहीं होगी, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, तो ये जो है आपका 11 नंबर पर, ये 9 पर, ये 7 पर, ओ 15 पर, एम जो है वो 13 पर, एल जो है वो 12 पर, वी 22, टी 20, आर 18 और पी जो है वो 16 पर, ये 14 पर और आपका 12 पर। अब हमें बेसिकली जो सा बताया था डिफरेंस हमें यहाँ पर देखना है। डिफरेंस तो 11 में से 2 जाएगा, मतलब माइनस का 2 हुआ है। फिर से आपने देखा तो माइनस का 2 हुआ है। 9 से 7 कैसे हुआ, -2 करके। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये माइनस का 2 हुआ है, कितना, माइनस का 2। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ, माइनस का 2। यहाँ पर भी देखोगे तो माइनस का ये 1 हुआ है। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ माइनस का 2 हुआ है,
20 में से 18 जाएगा, सॉरी 20 में कितना जाएगा तो 18 बचेगा, माइनस का 2 ही जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 2 हुआ है, 14 में से माइनस का 2 जाएगा। यहाँ पर भी माइनस दो है, ठीक है। इसमें भी आपने देखा माइनस दो है, ऊपर भी देखोगे -2 और -2 है। लेकिन इस वाले में, ठीक है, सेकंड वाले में आपने देखा कि ये माइनस का 2 पहले हुआ है, फिर माइनस का 1 हुआ है सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जहां पर दे रखा था आपका ओ एम एल वाला जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, OML वाला डिफरेंट हो गया, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 7 मित्र जो है वो STUVWX और Y, 7 लोग हैं, ये एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 मित्र जो है, एक गोल मेज, इस तरीके से गोल मेज हो गई ये। अब यहाँ पर 7 लोग बैठे हुए हैं, तो 7 लोगों की जो सीट है वो हम लोग यहाँ पर बना दे रहे हैं, 7 सीटें बना देंगे। 2 2 4 सीटें हो गई, 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गई, और ये हो गई 7वीं सीट। तो 7 सीट जो है हमने यहाँ पर बना दी। अब इन 7 सीट पर कौन किस हिसाब से बैठा है ये आपको डिसाइड करना होगा। जब भी सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये कौन सी टेबल है, सर्कुलर टेबल है, ठीक है। तो ये आपके सर्कुलर टेबल वाला जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो इसमें एक चीज ये रहती है कि किसी भी एक पर्सन को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो। पहले पर्सन को यहाँ पर जो बिठाओगे उसको आप किसी भी प्लेस पर बिठा सकते हो, ये इसमें खासियत रहती है। अगर यहीं पर अगर सीधी टेबल होती, टेबल क्या बोल सकते हो, एक बेंच पड़ी होती या एक रो में लोग बैठे हुए होते, तो फिर वहां पर थोड़ी दिक्कत होती। लेकिन जब सर्कुलर टेबल की बात हो रही होती है, तो पहला जो पर्सन बैठेगा उसको कहीं पर आप अपनी मर्जी से बिठा सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर करते हैं टी, और देखो क्या दे रखा है, टी एस के ठीक दाएं तीसरे स्थान पर है। टी जो है वो एस के ठीक तीसरे स्थान पर है। तो टी की तो पोजीशन में पता है कि भाई वो एस जहां पर होगा, एस के तीसरे स्थान पर ही होगा, एस के दाएं तीसरे स्थान पर होगा। मतलब टी की पोजीशन पता है, जहां भी एस होगा उसके दाएं तीसरे स्थान पर चले जाना, टी मिल जाएगा। लेकिन एस कहां पर होगा भाई, एस कहां पर होगा, तो हम एस की ही पोजीशन अपनी मर्जी से कोई भी मान लेते हैं। तो चलो इसको यहां पर बिठा देते हैं, एस को। तो एस का दायां मतलब हमारा दायां, ठीक है। तो एस का दायां यानी ये राइट हो जाएगा, ये हो गया राइट, एस का राइट ये हो गया इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस के दाएं ठीक तीसरे स्थान पर। तो एस का दायां पहला स्थान, एस का दायां दूसरी सीट, एस का दायां तीसरी सीट। तो इस साइड में हमें यहाँ पर काउंट करना है, और तीसरी सीट पहुंच जाओगे, और यहाँ पर आपको टी को बिठा देना है। बात क्लियर हो गई, पहली लाइन यहाँ पर इतनी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। टी जो है वो एस के ठीक दाएं तीसरे नंबर पर बैठा है, तो एस का दायां इधर, और ये आपका टी ऊपर पहुंच गया, ठीक। आगे बोल रहा है एक्स टी के ठीक बाएं, ठीक दाएं, फिर से आपका दाएं ही दे रखा है। अब की बात, टी का जो दायां है उसके पास में कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो टी का दायां किधर हो जाएगा, आगे की तरफ, यानी इस वाली सीट की बात हो रही है, और इस सीट पर एक्स बैठा हुआ है, क्लियर। आगे बोल रहा है डब्ल्यू और एस का निकटतम पड़ोसी यू है। यू जो है क्या है, यहां पर देखिए, यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड एस, मतलब डब्ल्यू और एस का, दोनों का सेम पड़ोसी है। इसका मतलब है वो कॉमन होगा, इसका मतलब वो इसके भी पास में होगा और इसके पास में भी होगा। मतलब यू जो है वो बीच में होगा कहीं, कहां पर, डब्ल्यू और एस के बीच में। एस कहां पर है, एस तो हमारा ये फिक्स हो गया, एस तो फिक्स हो गया, और एस का पड़ोसी, ठीक है। तो एस का पड़ोसी हम यहां पर यू कर सकते हैं, या फिर एस का पड़ोसी यहां भी हो सकता है, दोनों जगह पर हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी। हम सपोज मान के चलते हैं यू जो है वो यहाँ पर होगा, हम अभी के लिए फिलहाल यही मान के चलते हैं। अगर गलत होगा तो आगे कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, तो दोबारा से यहीं पर आकर के हम यू को इधर भी मान सकते हैं। भाई पड़ोसी का मतलब ये होता है कि वो उसी के पास में होना चाहिए। अब इधर दोनों सीटें खाली हैं, तो इधर भी बिठा दो तब भी पड़ोसी है, इधर भी बिठा दो तब भी पड़ोसी है। तो हम यू को इधर बिठा रहे हैं। अब यू को इधर बिठा देंगे तो डब्ल्यू यहाँ बैठ जाएगा। यही तो बोल रहा है ना कि डब्ल्यू और एस दोनों के पास में यू होना चाहिए। तो भाई डब्ल्यू और एस दोनों के पास में यू है, देखो डब्ल्यू के पास में यू है, पास में ही बैठा है, और एस के भी पास में यू बैठा हुआ है। तो यू यहाँ पर भी हो सकता है, कल को हम यहाँ पर भी यू बिठा सकते हैं और ऊपर डब्ल्यू को बिठा देंगे, तब भी आप देखो डब्ल्यू के पास में यू और इसके पास में भी यू। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। अगर आगे कोई पेज फंसेगा तो फिर हम इसकी जो सिचुएशन है उसको बदलेंगे, वरना एज इट इज सही आंसर हो जाएगा, अगर कुछ आगे गड़बड़ नहीं होती है तो, ठीक। चलिए इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करा जाता है, जहां से कंफ्यूजन हो जाए वहीं से आप दो दो फिगर को साथ में बनाते हुए चलो। हालांकि अभी अभी हम लोग
एक ही फिगर से काम चला लेंगे, अगर गलत होगा तो वापस से दोबारा से जो है हम फिर से इनकी पोजीशन को बदल देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दे रखा है, y जो है वो y v के ठीक बाएं बैठा है, y को बिठाना है, y को आप बिठाना है यहाँ पर, ये इसकी पोजीशन कौन थी, t की पोजीशन थी। y जो है वो v के ठीक बाएं बैठा है, तो v यहाँ पर बिठा दो, v का बायां नीचे हो जाएगा और इसकी जगह पर किसको रख दो, v का बायां नीचे हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग y को रख सकते हैं। तो v का बायां y हो गया, v का बायां y हो गया, बस बात क्लियर हो गई। देखो y जो है वो v के ठीक बाएं बैठा है, y जो है वो v के बाएं बैठा है, v का बायां नीचे की तरफ, इस तरीके से। क्लियर है, तो सबकी पोजीशन यहाँ पर सेट हो गई। अगर कुछ गड़बड़ी होती तो हमने जैसा बताया तो हम u को यहाँ पर रख लेते। क्लियर, आगे बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है v के दाएं ओर से गिनती करने पर, v के दाएं से मतलब यहाँ पर इस पोजीशन से दाएं से आपको काउंटिंग करनी है v और w के बीच में। w कहाँ पर है, ये दे रखा w, ये दे रखा w। v और w के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, v और w के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो आपने कहा 1% और 2%, सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, तो ये 2 वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। v और w के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब देखो v और w के बीच में आप इधर से भी देख सकते थे, इधर से भी अगर आप देखते तो 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ उसने साफ साफ बोल दिया कि राइट साइड से काउंटिंग करनी है। तो v का राइट क्या होगा, v का राइट जो है वो आपका इधर हो गया ऊपर की तरफ, v का राइट इधर, तो इधर से ही आपको काउंटिंग करनी थी, तो सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं इन दोनों के बीच में, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, दी हुई सीरीज को लॉजिकली पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से आपका कौन सा समूह आगे आएगा। ये आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर शब्द भी दे रखा है और नंबर भी दे रखा है, शब्द भी है नंबर भी है। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ऑप्शंस पर एक बार चले जाओ, ऑप्शंस में देखोगे तो सभी जगह 113 लिखा हुआ है, सभी जगह जो है वो आपका 113 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 113 ही हमारे पास में सही आंसर होगा। मतलब ये सीरीज हमें चेक ही नहीं करना भाई, जब ऑप्शन ही हमारे पास ऐसे दे रखे हैं तो अंक वाला हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन खत्म है, अंक वाला हमें छेड़ने नहीं, क्योंकि हर जगह ऑप्शन में 113 ही दे रखा है, तो अंक वाले को हम छेड़ेंगे नहीं, 113 ही हमारे पास सही होगा। ठीक, अब जो बच रहा है हमें वो किसको देखना है, हमें यहाँ पर लेटर को देखना है, लेटर को देखना है। चलो अब क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया ना भाई, एम क्या बचा हमारे पास में, एम आई एन, एम आई एन, एम आई एन, फिर आगे दे रखा है एस ओ टी, एस ओ टी, फिर दे रखा है वाई यू जेड, फिर दे रखा है ई ए एफ। अब एक बात समझो, हम बार बार ये बोलते हैं कि अगर ये कॉमा करके चीजें नहीं दे रखी होती, ये सब कुछ ऑप्शंस में दे रखा होता, तब तो हम वही वर्ड में लेटर का डिफरेंस देखते, बट ये कॉमा करके सारी चीजें दे रखी हैं, इसका मतलब है कि ये जो पहला वर्ड है ये दूसरा वर्ड में कैसे कन्वर्ट हुआ। अब ये बात जानने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये पहला वर्ड, ये पहला ये लेटर दूसरे लेटर में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये दूसरा लेटर जो है वो इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, ये लेटर इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, तो हमें फिर ये चेक करना पड़ेगा ये पूरा शब्द कैसे बना होगा, उसको जानने के लिए हमें एक एक लेटर में देखना होगा कैसे परिवर्तन हुआ है। और यहीं पर अगर कॉमा ना लगा होता, ये सारे ऑप्शंस में दे रखे होते, तब हम इन्हीं लेटर्स के बीच में गैप देखते, इन्हीं लेटर्स के बीच में क्या करते, गैप देखते। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये देखना है कि ये किस तरीके से यहाँ पर चेंजमेंट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पर देखिए m 13 पर है और s जो है वो आपका 19 पर है, ये आपका m जो है कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर है, s जो है वो आपका 19 नंबर पर है। तो आपने ध्यान से देखा कि इसमें जो है वो 6 ऐड हो गया, भाई 6 ऐड हुआ कि नहीं, i 9 नंबर पर है और o जो है वो 15 नंबर पर है, तो 9 6 15, यहाँ पर भी 6 ही ऐड हुआ है। उसके बाद n 14 नंबर पर है, t 20 पर है और यहाँ पर भी 6 ऐड हुआ है। तो आपने देखा कि 6 6 6 ऐड हो रहा है। चलो ये भी आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 19 है, 19 6 25 नंबर पर हो गया, ये 15 पर है, 15 6 21, ये आ गया, फिर से 6 जोड़ोगे तो 26 यानी जेड हो गया, बहुत सही। यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं, ये 24 पर है, वाई जो है वो आपका 25 नंबर पर है, 25 में 6 जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 में 6 जोड़ोगे तो 31 हो गया, 31 में अगर 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 नंबर पर ई होता है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर भी हम 6 ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 ऐड करेंगे तो आपका ये हो गया। अच्छा ये चीज लास्ट वाली, ये चीज कितने लोगों को समझ में आ गई, ये बार बार हम आपको समझाते हैं और फिर से आज एक बार देख लो, ठीक है। देखो जब भी ऐसा कुछ फंस जाए कि यहाँ पर y जो है कितने नंबर पर है, तो आपने कहा y जो है वो आपका 25 नंबर पर है और सभी जगह 6 6 ऐड करना है, तो हम y में 6 ऐड कर रहे हैं। अब कौन सा लेटर आएगा कैसे बताओगे, y में 6 ऐड करने पर कौन सा लेटर आएगा ये हमें बताना है।
तो जैसे ही y में हमने 6 ऐड करा तो ये क्या बन गया, 31 बन गया। अब 31 नंबर पर कौन है भाई, 31 नंबर पर कौन है ये हमें बताना है। तो जब भी संख्या 26 के ऊपर चली जाए, 26 पर तो जेड होता है, जब भी संख्या 26 के ऊपर चली जाए तो तुरंत उसमें 26 घटा दिया करो। जैसे ही 26 घटाओगे तो 5 बचेगा। अब 5 नंबर पर कौन है, तो आपने कहा ई है, तो बस यही होता है। तो ये y में जैसे ही आपने 6 जोड़ा 31 हुआ, 31 तो 26 से बड़ा हो रहा है तो हम तुरंत उसमें से 26 घटा देंगे, ई 5 नंबर पर आ जाएगा। ऐसे ही ये 21 है, 21 में भी हमें 6 जोड़ना है, तो 21 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, अब देखो ये 27 जो है वो 26 से बड़ा है, तो तुरंत 27 में से क्या करो, 26 घटा दो। हर बार आपको 26 घटाना रहेगा, हर बार आपको 26 घटाना रहेगा। जैसे 26 27 में से घटाओगे एक बचेगा, और एक पर क्या होता है, ए होता है। ये जेड 26 नंबर पर होता है। 26 में 6 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा, 26 में 6 जोड़ोगे तो 32 होगा। ठीक है, ये भी 26 से बड़ा है, तो जब भी संख्या 26 से बड़ी होगी तुरंत 26 उसमें से घटा देंगे। तो जैसे ही आप 32 में से 26 घटाओगे तो आपका 6 बचेगा, और 6 नंबर पर एफ होता है। यानी हमने ये पता कर लिया कि सभी में 6 6 6 ऐड हो रहा है। तो आगे की संख्या में लिखने के लिए क्या इसमें भी हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। भाई आगे की संख्या अगर आपको लिखनी है तो इसमें भी 6 ऐड करो। तो ई में 6 ऐड करोगे तो ई 5 नंबर पर होता है, 6 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, 6 ऐड करोगे तो 11, और 11 पर जो है आपका क्या होता है, 11 पर जो है वो के होता है। इसमें भी अगर आप 6 ऐड करोगे, ए में 6 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 7 पर जी होता है। एफ एफ जो है वो 6 नंबर पर होता है, 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 हो गया, और 12 पर एल होता है। तो के जी एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। के जी एल जहां लिखा हुआ है वही आंसर हो गया। बाकी 113 तो सभी में दे रखा था, तो 113 आप आसानी से समझ सकते हो कैसे आया होगा। 113 कैसे आया होगा, तो आपने कहा भाई यहाँ पर 21 जोड़ा जाएगा, 21 जोड़ो, 29 में अगर हम 21 जोड़ दें तो 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी आप यही काम करोगे, 21 इसमें भी जोड़ोगे तो 71 हो गया। आगे अगर आप इसमें भी जोड़ोगे 21 तो ये 92 हो गया। और आगे भी आपको निकालना है तो 21 ही जोड़ दीजिए 92 में, 92 में 21 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 3, ये 113 हो गया। इस तरीके से 113 आया था, जो कि आपको नहीं निकालना था। क्यों नहीं निकालना था, क्योंकि सभी ऑप्शंस में 113 ही दे रखा था। बात क्लियर हो गई। ये कहानी आपको तुरंत समझ के चलनी है कि अगर हमारे पास में सारे के सारे जो वर्ड्स हैं कॉमा करके दे रखे होंगे, तो हमें हर एक वर्ड का पहला लेटर, जो अगला वर्ड दे रखा है उसका पहले लेटर में कैसे चेंजमेंट हुआ वो चेक करना होगा। अगर कॉमा वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, सारे के सारे ऑप्शंस ही दे रखे हैं, तो वहां पर तुरंत एक ही वर्ड में जो लेटर का डिफरेंस है वो हमें चेक करना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर से वही टाइप का आपके पास में क्वेश्चन आ गया। वही तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया कि भाई ये दे रखा है फैट, यानी ये पहला वर्ड एच डी वी में कैसे बदला होगा, फिर उसके बाद में ये जे जी एक्स में कैसे बदला, फिर ये आपका एल जे जेड में कैसे बदला, और आगे उसी तरीके से आपको बढ़ाते हुए चीजों को चलना है। एफ 6 नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है, एच 8 नंबर पर है, इसका मतलब है दो जोड़ा गया। यहाँ पर भी अगर आपने देखा ए से डी हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर आपने 3 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ा। और फिर टी 20 पर है और ये आपका 22 पर है, तो यहाँ पर आपने 2 जोड़ा। चलो फिर से यहाँ पर देखते हैं, ये प्लस का 2 हुआ है भाई, एच 8 नंबर पर होता है, ये आगे 10 नंबर पर, तो ये प्लस 2 हुआ है। डी जो है वो 4 नंबर पर है, ये यहाँ पर आपका 3 जुड़ रहा है। यहाँ पर आपने देखा तो फिर से आपका 2 जुड़ रहा है। इसमें आपने चेक करा तो ये प्लस का 2 हो रहा है। जी से जे कैसे बना, आपने कहा भाई 3 जोड़ने पर, 7 में से 3 जोड़ोगे 10, 10 पर जे होता है। और इधर भी आपका 2 जुड़ेगा भाई, वाई में 2 जोड़ोगे जे आ जाएगा। अब हर जगह आपने चेक किया कि एक ही पैटर्न लग रहा है, हर जगह एक ही पैटर्न, पहले 2 जुड़ता है, फिर 3 जुड़ता है, और फिर आपका जो है वो 2 जुड़ता है। ठीक है, ये पैटर्न हमने निकाला, तो अगला जो पैटर्न बनेगा वो यही बनेगा कि पहले 2 जोड़ो, अगले लेटर में जो है वो 3 जोड़ो, फिर लास्ट वाले में फिर से 2 जोड़ो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो बन जाएगा। एल में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और 14 पर एन होता है। जे में 3 जोड़ेंगे तो जे 10 नंबर पर होता है, 3 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, और 13 पर एम होता है। जेड होता है 26 पर, इस 26 में इसमें 2 जोड़ोगे तो आपका बी हो जाएगा, यानी एन एम बी। एन एम बी वाला जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ से बनेगा, एन एम बी वाला राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। धीरे धीरे बात आपको समझनी होगी। तो इसी तरीके से आपके जो अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अलग और टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे, ये किस में पूछा गया है, ये डायलिसिस टेक्नीशियन में पूछा गया है। इसमें क्या दे रखा है, 18 का संबंध 108 से है। बहुत इंग्लिश और हिंदी थ्योरी लिखी होती है, नहीं आपको ज़्यादा दिमाग को उस पर जोर डालना है। सीधा ये देखो कि यहाँ पर दे रखा है एक कोई लॉजिक है, उसके हिसाब से 18 को जो है वो 108 बता रहे हैं कि भाई जो 18 है, 18 कहीं ना कहीं 107 है। और फिर उसके बाद में वही लॉजिक से अगर देखा जाएगा तो 21 जो है वो आपका 125 से संबंधित है। और आपसे पूछा गया है कि उसी लॉजिक के हिसाब से 14 जो है वो किस से संबंधित होगा, 14 का जो संबंध है वो किसके साथ में होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 18 से 107 कैसे बना,
क्योंकि 18 का संबंध किससे है, 107 से है। तो एक तो ये हो सकता है, जब भी हमने बताया था कि संख्याओं के बीच में गैप अगर कम है, इन दोनों के बीच अगर गैप कम होता तो हम सोचते कि भाई इसमें से जोड़कर निकाल लीजिए, लेकिन गैप बहुत ज्यादा है तो हम सीधा टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 18×90, 18×6 का 108। लेकिन जैसे ही हमने 18 में 6 से गुणा करवा दी तो 108 बन गया, 108 बन गया, जबकि यहाँ कितना लिखा था, 107 लिखा है। तो हम क्या एक घटा सकते हैं? भाई कोई भी लॉजिक आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई भी लॉजिक सोच सकते हो, जो लॉजिक आप यहाँ पर सोचोगे वही लॉजिक नीचे भी फिट होना चाहिए। चलो अगर हम ये चीज यहाँ पर नहीं सोचते, हम ऐसे इसको बोलते कि, चलो हम यहाँ पर बोलते कि भाई 107 में से 18 घटाकर देख लेते हैं कितना आएगा। आपने कहा 9, और यहाँ पर 89, कितना हो जाएगा, 89। तो 18 में अगर हम यहाँ पर 89 जोड़ दें तो ये 107 बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक। बट यहाँ पर भी आपका 89 जुड़ने पर 125 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर सेम लॉजिक बोल रहा है ना कि भाई वही तर्क लगाना है, तो ऊपर 89 जुड़ा तो यहाँ पर भी 89 जुड़कर यही सेटिस्फाई होना चाहिए था। तो 21 में जैसे आप 89 जोड़ोगे तो क्या 125 आएगा? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो ये 110 आएगा। कितना आएगा, 9 1 10 और 8 2 10 से 11, यानी 110 आएगा। बट यहाँ 125 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने 89 जोड़ने का लॉजिक निकाला है ये गलत है। अब ये नहीं लॉजिक सही है, तो इसका मतलब है फिर वही हमारे पास बनता है कि मल्टीप्लाई वाला देखें। तो ये 18 छक्का 108 हो गया, इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो 107 बना। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाओ कि गुणा 6 -1, तो गुणा 6 -1 यहाँ पर भी हमने कर दिया। तो जैसे ही हमने ये किया तो देखो 21 छक्का है 126, 126 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, 125, बिल्कुल करेक्ट। मतलब अगर वो लॉजिक जो आपने सोचा है इसमें नीचे वाले में भी फिट हो गया, मतलब दूसरे वाले में भी अगर वो लॉजिक फिट हो गया, इसका मतलब है कि वही लॉजिक चल रहा होगा और जो पूछा गया है उसी लॉजिक पर अपना आंसर निकाल दो। तो 14 में भी आप वही लॉजिक लगा दो, गुणा 6 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, 14 छंग 84 माइनस 1, क्या कितना हो जाएगा, 83, 83। 83 जो है इसका राइट आंसर हो गया। डी सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, गुणा 6 -1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर आपका उसी तरीके का क्वेश्चन और वैसे ही ऑप्शन। तो एक बात को आपको नोट करना होगा कि आरआरबी में आपके जो देखो ये लैब सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन है, इसमें देख पा रहे होगे कि ये अंक जो है सभी जगह सिमिलर लिखा हुआ है। अगर अंक सिमिलर है तो क्या हमें यहाँ पर फिर से इसमें अपना टाइम वेस्ट करने की नीड है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस कर देंगे, जो यहाँ पर लेटर्स वाला दे रखा होगा सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर चाहे आप इसको एक टेबल फॉर्मेट में लिख लीजिए, चाहे जो है ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिखा रहने दीजिए। एस जो है 19 नंबर पर है, ओ 15 पर है और डब्ल्यू जो है वो आपका 23 पर है। ये 24 पर है, टी 20 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, वाई 25 पर है, 7 पर है, 8 पर और 4 पर और 12 पर, इस तरीके से। ठीक है, देखिए पहला लेटर 19 है, यहाँ पर पहला लेटर क्या है, 24। तो हमने क्या करा है, पहले लेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरे लेटर में हमने क्या करा, ये 15 था और ये 20 हो गया है, इसमें भी हमने 5 जोड़ा। यहाँ पर तीसरा लेटर में क्या चल रहा है, तीसरा लेटर जो है उसमें क्या चल रहा है, ये 23 है और यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। 2 के अलावा आप इसको 28 भी तो लिख सकते हो, 2 के अलावा 26 जोड़कर लिख दो, ये 28 भी तो है। तो आपने कहा 23 से 28 हो रहा है, यानी यहाँ पर भी +5 हो रहा है। अब ये लॉजिक देखो, यहाँ से सब जगह +5 ही हुआ। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं कि आगे भी +5 ही सब जगह चल रहा है या फिर कुछ बदल रहा है। तो आपने कहा कि 24 में +5 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 29 किस नंबर पर होगा भाई, 29 पर कौन सा लेटर होगा नहीं पता, तो हम इसमें से 26 घटा देंगे क्योंकि 26 से ज्यादा था ना। और जैसे ही हम यहाँ पर घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 पर क्या होता है, सी होता है, और 29 पर भी सी ही होगा। कैसे हमने निकाला 29 पर कौन लेटर होगा, तो आपने कहा 26 घटा दो, जो आएगा सी बनना है, इसका मतलब है 26 पर भी सी ही होगा। तो इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तब भी हमारे पास में सी आएगा। अब 20 में 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 25। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। ये 2 है, 2 में 5 जोड़ोगे 7 आएगा, 7 का मतलब जी ही लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर सीधा समझ लिया, 2 में ही चेक करके हमने समझ लिया कि हर जगह 5 5 5 जुड़ रहा है। तो क्या हम इस वाले में लास्ट वाले संख्या में 5 5 जोड़कर अगला जो संख्या है वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 पर क्या होता है, 13 पर एम। डी 4 है, 4 में 5 जोड़ोगे 9, 9 पर क्या होता है, आई। एल जो है वो 12 पर है, 12 में 5 जोड़ोगे 17, 17 पर क्या होता है, क्यू। तो एम आई क्यू जो है वो सही हो जाएगा। एम आई क्यू सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका परफेक्ट हो गया। और रही बात 85 निकालने की, तो सीधा आप निकाल सकते थे, ये 21 है और यहाँ पर ये 37 है। तो अगर हम इसमें 16 ऐड कर दें तो ये 37 हो जाएगा। 21 से 37 कैसे होगा, 16 ऐड करने पर। फिर से 16 ऐड करेंगे तो ये 53 हो गया, फिर से 16 ऐड करेंगे तो ये 69 हो गया, फिर से 16 ऐड करोगे तो 69 में जब आप 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, और ये आपका हो गया 85।
और यही 85 आपका दे रखा था, जो कि बिल्कुल भी आपको यहाँ पर निकालने की नीड नहीं थी, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस दे रखे होते हैं। जब सभी में ऑप्शन 85-85 दे रखा है तो अलग से नहीं निकालना है, लेकिन हम हर क्वेश्चन में बताएंगे कि ये निकलेगा कैसे। ठीक है, क्योंकि कभी भी वो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको बदल सकता है। अगर हर एक ऑप्शंस में आपका 81 82 83 से करके दे रखा होगा तो तब तो फिर आपको ये वाली चीज निकालनी पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, उस युग्म का चयन करें जो दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए। अब अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है एक पैटर्न दे रखा है, यहाँ पर भी एक पैटर्न दे रखा है। अब इन दोनों में जो भी, पहले इसमें लॉजिक हमें ढूंढना होगा, वही लॉजिक यहाँ मैच करना चाहिए। और उससे भी बड़ा टास्क, जो आप लॉजिक यहाँ से निकालोगे वो लॉजिक इन सभी में आपको लगाकर देखना है और ये बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका जो बनता है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने देखा जब भी बार बार आपको बोलते हैं कि अगर ये कॉमा करके लिखा हो वर्ड या फिर दशमलव लगाकर लिखा है तो तुरंत समझ जाना है इस पूरे लेटर को इसमें बदला गया है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखेंगे कि ये पहला लेटर कैसे बना। मतलब अब इन दोनों में देखते हैं, तो ये H से K हो गया है, H 8 नंबर पर होता है, K 11 पर होता है। इसका मतलब है यहाँ पर आपने 3 जोड़ा, पहले लेटर में 3 जोड़ा जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो S जो है 19 नंबर पर है, ये 15 नंबर पर है। 19 में से 15 जाएगा तो मतलब आपने 4 घटाया है। ये 19 नंबर पर है, ये 15 पर है, 4 घटाया है। दूसरे लेटर में आप 4 घटा रहे हो। चलो तीसरे लेटर की बात करते हैं, तो तीसरे लेटर यहाँ पर क्या है, ई है। ई जो 5 नंबर पर होता है और ये जे जो है वो 10 नंबर पर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप तीसरे लेटर में क्या कर रहे हो, 5 जोड़ रहे हो। देखो क्या कर रहे हैं बेसिकली, पहले लेटर में क्या करा, 3 जोड़ा है, फिर दूसरे लेटर में 4 घटाया है, फिर जो तीसरा लेटर आ रहा है इसमें 5 फिर जोड़ा है। ये हमने एक लॉजिक निकाला कि पहला वाला जो यहाँ पर दे रखा था पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने देखा पहले लेटर में हमने 3 जोड़ा तब ये मिला, दूसरे में 4 घटाया तब ये मिला, तीसरे में हमने 5 जोड़ा तब ये मिला। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि ये जो लॉजिक हमने सोचा है ये सही है या फिर गलत। अब यही लॉजिक अगर नीचे भी फिट हो गया तब तो यही लॉजिक सेम है और ये लॉजिक हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब ये लॉजिक हम यहाँ पर भी एक बार फिर से लगा के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो ये बी 2 नंबर पर है और ये ई 5 नंबर पर है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमने सबसे पहले लेटर में 3 जोड़ा है। यहाँ पर ये के 11 नंबर पर है, के जो है वो कहाँ पर है, किस नंबर पर है, ये पहले वाले लेटर में प्लस का 3 हो गया। के जो है वो 11 नंबर पर है और यहाँ पर जी जो है वो 7 पर है। तो ये 11 पर है, ये 7 पर हो गया, इसका मतलब है आपने यहाँ पर क्या करा, 4 को घटा दिया, 4 घटाया है। दूसरे लेटर में हमने 4 घटाया, पहले में 3 जोड़ा है, दूसरे लेटर में 4 घटाया है। चलो तीसरे लेटर में कैसे चेंजमेंट हुआ है तो ये भी चेक कर लेते हैं। डब्लू जो है वो कितने नंबर पर है, डब्लू आपने कहा कि ये 23 नंबर पर है। ठीक है, और यहाँ पर ये बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपने जोड़ा होगा। बी होता है 2 नंबर पर बेसिकली, बट इसको 28 नंबर पर भी लिख सकते हैं। 26 जोड़कर किसी भी लेटर की पोजीशन को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, उसमें आप 26 जोड़ दीजिए, उसकी एक नई पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, तो 2 में 26 जोड़ो, बी को चाहे बोलो 2 नंबर पर है, चाहे उसको बोल दो कि 28 नंबर पर है। अब हमें यहाँ पर 28 की रिक्वायरमेंट थी, क्यों, क्योंकि हमें 23 में देखना है ना कितना जुड़ रहा है। तो आपने कहा 23 में कितना जोड़ोगे कि 28 हो जाएगा, तो आपने कहा 5 जोड़ेंगे। इसका मतलब है तीसरे लेटर में 5 जुड़ रहा होगा, तो यहाँ पर भी हमने देखा 5 ही जुड़ रहा है। मतलब ऊपर जो लॉजिक हमने सोचा था कि पहले लेटर में 3 जुड़ना चाहिए, दूसरे लेटर में जो है वो माइनस का 4 होना चाहिए, तीसरे लेटर में प्लस का 5 होना चाहिए, वही चीज यहाँ पर भी मैच हो गई। मतलब अभी सिर्फ क्वेश्चन में हमने सिर्फ लॉजिक निकाला है, आंसर नहीं निकला है। हमने ये लॉजिक निकाला है कि भाई ऐसा लॉजिक चल रहा है। अब हमें इन चारों ऑप्शन को चेक करना होगा बारी बारी से और ये देखना होगा कि ये लॉजिक किस में मिलेगा। +3 पहले लेटर में होना चाहिए, दूसरे लेटर में -4 होना चाहिए और तीसरे लेटर में प्लस का 5 होना चाहिए। ऐसा लॉजिक किस ऑप्शन में है। किस्मत अगर आपकी अच्छी हुई तो पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, किस्मत अगर खराब हुई तो फिर ये लास्ट वाला में भी ये लॉजिक लास्ट वाले ऑप्शन में भी जा सकता है। अगर पहले वाले में चला गया तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ यही चेक किया और आंसर मिल गया, क्वेश्चन खत्म। अगर पहले में नहीं मिला फिर आपको दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, फिर तीसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तब जाकर आप चौथे ऑप्शन पर पहुंच पाओगे, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई इसको करने का तरीका नहीं है, यही आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए चलो चेक करते हैं। T20 पर है और ये आपका क्या हो जाएगा, X। T20 पर है और X जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 24 नंबर पर। यानी पहले में आपने +4 कर दिया। देखो ये T जो है वो 20 पर है और यहाँ पर ये कितना है, 24 पर। इसका मतलब है पहले में ही आपने +4 कर दिया, जबकि ऐसा थोड़ी है, पहले में तो +3 होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर U 21 पर है और ये जो है आपका कितना नंबर पर हो जाएगा, 24। यानी आपने पहली बार प्लस का 3 करा है, बिल्कुल ठीक। दूसरा लेटर चेक करते हैं।
दूसरा ये ए नंबर पर है और ये आपका डब्ल्यू पर है। देखो ए जो है वो कितने नंबर पर होता है, एक पर भी होता है, ए जो है वो 26 पर भी होता है। तो अगर हम ए को यहाँ 26 माने और यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, अगर हम ए को 26 माने, ए और जो डब्ल्यू है वो आपका किस नंबर पर है, डब्ल्यू 23 नंबर पर है, तो 26 यहाँ पर माइनस का 3 हुआ है ना, ये 26 ए जो है वो आपका, सॉरी ए कितने पर होता है, 27 पर। देखो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर सॉरी जेड बराबर जो है वो 26 पर हो गया, और जो वाई है वो कितने पर होता है, 25 पर, एक्स है 24 पर। देखो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब ए दोबारा से आपका 1 से स्टार्ट हो जाता है सी 3 पर, लेकिन अगर आप 26 तक यहाँ पर आए हो तो अगली नंबरिंग यहाँ पर 27 होगी ना, अगली नंबरिंग यहाँ पर 27 हो गई, अगली नंबरिंग यहाँ 28 हो गई, अगली नंबरिंग यहाँ 29 हो गई। 26 के बाद में चाहे आप 27 28 29 30 पढ़ते चले जाओ, चाहे आप 1 2 3 पढ़ते चले जाओ, इसका मतलब ये निकला ए जो है वो 1 पर भी है और 27 पर भी है। तो अगर ए जो है हमारा 27 नंबर पर है, ए 27 नंबर पर है और ये 23 पर है, तो इसका मतलब है 27 में कितना जाएगा तब 23 बचेगा, तो अपने का 4 जाएगा, माइनस का 4 हुआ ना, ये माइनस का 4 हो गया। एन 14 नंबर पर है, एस 19 पर है, ये 14 नंबर पर है और ये 19 पर है, कितना आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो 14 से 19 पे जा रहे हो, इसका मतलब है 5 जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। देखो यही तो लॉजिक था, प्लस का 3 पहले होगा, फिर माइनस का 4 होगा, प्लस 5 होगा, प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5, बन गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यही लॉजिक हमें ढूंढना था कि ऐसा लॉजिक किस वाले ऑप्शन में है, तो ये दूसरे वाले ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जहां पर ऐसे लॉजिक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपका टाइम, हालांकि टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आप देखो कि कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं था, बस ये हो गया है कि 2 3 क्वेश्चंस को इसमें एक साथ मर्ज कर दिया गया कि पहले ये लॉजिक आप यहाँ पे निकालो, फिर दूसरे में कंफर्म करो, अब ये कंफर्म हो जाएगा लॉजिक, फिर उसके बाद में आपको सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। तो 2 3 क्वेश्चन सेम ही टाइप के क्वेश्चंस को उसमें एक ही में उसने मिक्स कर दिया, तब जाकर कहीं आपका आंसर निकल पा रहा है। बाकी वही सारे कॉन्सेप्ट, वही नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है। हर एक वर्ड की जो नंबर, हर एक लेटर की जो नंबरिंग है वो आपको ऐसे भी याद करनी है, और उसके साथ साथ में 26 प्लस में भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 26 प्लस में भी उसको आपको ध्यान रखना है कि कब 26 घटा दिया जाता है और कब उसमें 26 जोड़ दिया जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला, अब ये आसान सा प्रश्न देखकर आप तुरंत ऐसा मत करना कि भाई सीधा सीधा हम इसको सॉल्व करने में लग जाएं, ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी हैं उनको भी पढ़ लेना कि ये मैथ का क्वेश्चन नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको देखना होगा। बोल रहा है ना, यदि गणितीय चिन्हों प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, मतलब जहां प्लस है उसको भाग बना दो, जहां भाग दे रखा है उसको प्लस बना दो, फिर उसके बाद में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। पहले आपको डायरेक्टली नहीं इसमें जुट जाना है, जहां पर भी प्लस दे रखा होगा, ये प्लस दे रखा है तो इसको भाग बना दो, और जहां भाग दे रखा होगा उसको प्लस बना दो हर एक ऑप्शन में। तो ये प्लस था, ये भाग बन गया, और ये जो भाग था इसको प्लस बना देना है। ठीक है, अब ये देखो भाग है, इसको प्लस बना दो, और ये जो प्लस था इसको भाग बना दो, ये भाग है इसको प्लस बना दो, और इसको जो है जो प्लस था उसको भाग बना दो। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दे रखे थे ऊपर उनको फॉलो करेंगे, एंड उसके बाद में अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और सॉल्व भी आपका बोर्ड मास रूल से ही होगा। बोर्ड मास रूल से ही आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप अपना रूल यहाँ पर लगाने बैठ जाओ, नहीं, उसी रूल से सॉल्व होगा, लेकिन पहले जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे उनको हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं यहाँ पर 8 भाग, सबसे पहले भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और फिर आपका गुणा होगा, फिर जोड़ा जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, और यही बराबर में 10 ही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक सही यहाँ पर इक्वेशन है, आगे आपको चेक ही नहीं करना। वैसे भी अगर आप चेक करोगे तो गलत ही आंसर आएगा, एक ऑप्शन मिल गया तो बिल्कुल करेक्ट बात है। बाकी आप यहाँ पर देखो, जैसे 5 3 15, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, जबकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, आगे चेक ही नहीं करना जब ऑप्शन मिल गया। हालांकि फिर भी आप देख लो एक बार। अब यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है, तो 2 भाग 6 है तो ये 1/3 होगा ना, 1/3, और इधर अगर जोड़ोगे तो ये आपका 16 हो गया, 16 माइनस 1/3, तो ये तो आपका किस में जाएगा, ये तो आपका सही बटे में जाएगा, जबकि आंसर आपका किस में दे रखा है, इंटीजर में दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर तो सीधा ही दिख रहा है 10 प्लस 2/5 यानी 2/5, यानी यहाँ से आंसर हो गया 10 सही 2/5, जबकि आंसर 10 के बराबर दे रखा है, तो ये भी गलत है। हालांकि जब ऑप्शन मिल गया था तो आपको चेक नहीं करना था। क्लियर हो गया, ये आपका हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का फिर से पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, ये जो है आसान रहता है। इसमें देखिए क्या है, 12C और इस तरीके से आपके पास संख्या दे रखी है। अगर आप ऊपर देखोगे तो दे रखा है यदि ए का, जहां ए लिखा हो वहां पर जोड़ कर देना, ठीक है, जहां बी दे रखा हो वहां पर घटाना का साइन लगा देना, जहां सी दे रखा हो वहां पर गुणा का साइन लगाना है, और जहां डी दे रखा है वहां पर भाग का साइन लगाना है। निम्नलिखित में से किसका मान
इसका मान क्या होगा? चलो 12 सी दे रखा है तो सी की जगह पर हम गुणा लगा देंगे, गुणा 5 हो गया। और ए है, ए का मतलब क्या हो गया? जोड़, इसकी जगह 8 लिख दो। बी, बी का मतलब घटाना, तो यहाँ पर बी आया है तो इसकी जगह घटाना लगा दो। फिर से आगे जो अंक दे रखा है, अंक तो एज इट इज रहेगा, अंक थोड़ी बदल जाएगा। डी का मतलब है भाग, तो डी की जगह पर भाग लिख दो, आगे वो जो अंक था वही लिख देंगे। अब फिर से आपको यहाँ पर रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन हो रीजनिंग में ऐसा वाला, तो हर जगह बोर्ड मास रूल के हिसाब से ही चलना है। बस जैसा ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा कि भाग को गुणा मानना है, गुणा को भाग करना है, वो सब कुछ आप मान सकते हो। लेकिन जब एक फाइनल आपके पास में इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा, उसको मैथमेटिक तरीके से ही सॉल्व करना है और बोर्ड मास का रूल ही अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भाग से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये भाग हो जाएगा, कितना होगा? 4 चौको 16, आगे माइनस का साइन लगा हुआ है 8 प्लस, और ये 12 गुणे 5 है। तो ये 12 पंचे कितना हो जाएगा? क्योंकि अब गुणा करना है ना, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, इस तरीके से। तो ये अब गुणा हो जाएगा, प्लस 8 माइनस का 4 कितना होगा? 68 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 64। कितना बनेगा? 64 बन जाएगा। यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन जो है वो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर दे रहे हैं कि प्लस को बदल देते हैं माइनस से, भाग को बदल देते हैं किससे? गुणा से। ठीक है, प्लस को बदल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस से, और माइनस जहां पर दिख जाए वहां उसको कर देना है प्लस। ठीक है, ऐसे ही सेम गुणा जहां पर हो वो भाग में, और जहां भाग है वो आपको गुणा में बदल देना है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, 14 गुणा 7, ठीक है, भाग 2 प्लस 5 माइनस 3। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब इसी के साथ ही जो है आपकी रीजनिंग की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। इसी तरीके से कंप्लीट अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है, हालांकि अभी तो हमने सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करे हैं, देखिए सारे के सारे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो हमने करे। और ब्लड एंड रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने एक अलग तरीके से आपको एक अप्रोच बनाकर, एक फ्लो चार्ट, ठीक है, फैमिली ट्री बनाकर जो है वो समझाने की कोशिश करी है कि भाई अगर आप ऐसे करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर सिचुएशन दे रखी हो, सभी का अगर आप चार्ट बना दोगे, सारी चीज़ें एकदम आसान तरीके से हो जाएंगी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंस के साथ में बताओगे, गलत नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ चार्ट के तरीके से अरेंज हो जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होता है। इसके अलावा आपने सिलॉक्स में देखा कि हम 100 और 100 मानकर, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस मानकर क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपको वो ग्राफ नहीं बनाना कि हमने पहले गोला बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद में गोले के अंदर छोटा गोला बनाया, तो वो गोला बनाने वाला, सर्कल बनाने वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार क्वेश्चन गलत होता है। पॉजिटिव जो मार्क्स मिलने वाले थे वो निगेटिव हो जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे उनको कराने का जो तरीका रहता है वो बिल्कुल अलग ही डिफरेंट देखने को मिलेगा, जहां से 110% जो आपके आंसर्स हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली सही होंगे। ठीक है, तो अभी तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हम क्वेश्चंस पीवाईक्यू करा रहे हैं, बट इनकी थ्योरीज पढ़नी है कि भाई कैसे शुरुआत से, बेसिक से बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, जहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन से शुरुआत नहीं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट से शुरुआत हो और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो कंप्लीट थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो आपको हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारा एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन है, ये नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन है, ये दे रखा है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको हमारा पैरामेडिकल का जो बैच है नॉन टेक्निकल वाला वो मिल जाएगा। अब उस बैच में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्लीट बैच जो है वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको कंप्लीट सिखाई जाएंगी 15 महीने की वैलिडिटी के साथ में। ठीक है, तो जरूर से आप उसमें जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।